स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हमारा मुख्य विषय रहता है अमर उजाला न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें, वहीं देश विदेश की कुछ खबरें, और अंत में जो हमारा अंतिम विषय रहता है वो रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी अमर उजाला फ्रंट पेज की पहली ही जो हमारी खबर है वो है ईडी ने कोयला घोटाले में कांग्रेसी नेताओं के ठिकानों पर छापे मारे हैं। यानी कि जो प्रवर्तन निदेशालय है तो उसने छत्तीसगढ़ में एक तरह से कांग्रेसी नेताओं के ठिकानों पर छापे मारे हैं और निरंतर छानबीन जारी है, और जिसमें कि सीएम बघेल का आरोप है कि ईडी की कार्रवाई लोगों का इससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, पर देश सच समझता है। हम इस लड़ाई को बिना झुके लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें जवाब देते हुए कहा है कि बदले की राजनीति से नहीं की जाती कार्रवाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छत्तीसगढ़ में ईडी के छापों पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, बदले की राजनीति से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कोई भी एजेंसी पहले डाटा जमा करती है, उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को संसद में बैठकर सीखना चाहिए। वहीं इसके बाद जो दूसरी फ्रंट पेज की खबर हमारे सामने आ रही है वो है जो दारुल उलूम देवबंद की एक तरह से खबर है, जिसमें कि दारुल उलूम देवबंद की जो खबर है वो है कि दाढ़ी कटवाने वाले छात्रों को दारुल उलूम ने निष्कासित कर दिया है। यानी कि एक तरह से फतवा जारी कर दिया है कि जो बच्चे दाढ़ी कटवा कर दारुल उलूम में आएंगे तो उन्हें एडमिशन या एक तरह से कह सकते हैं अनुमति नहीं मिलेगी दारुल उलूम में आने की। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो फ्रंट पेज की खबर बन रही है वो है ईपीएफओ से संबंधित। ईपीएफओ ने क्या किया है कि अधिक पेंशन योगदान का चुन सकते हैं विकल्प। यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, के अपने सदस्यों और नियोक्ताओं के लिए उस प्रक्रिया को सार्वजनिक कर दिया है जिसके तहत कर्मियों को ज़्यादा पेंशन मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में कर्मचारी पेंशन योजना 2014 का वैध करार दिया था, और 22 अगस्त 2022 को ईपीएस में किए गए संशोधन के तहत पेंशन योग्य वेतन की सीमा को 6500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया था। इसमें यह छूट दी गई है कि यदि वेतन इस सीमा से अधिक हो तो वे वास्तविक वेतन का इतने फीसदी ईपीएस में योगदान कर सकते हैं। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो है खेल जगत की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। खेल जगत की खबर में हमारी जो महिला T20 विश्व कप है उसमें हमारा जो भारत है वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। यानी कि 5वीं बार एक तरह से सेमीफाइनल में पहुंच गया है, और उसमें जिसमें कि स्मृति ने एक तरह से मंधाना जो है, स्मृति मंधाना, उन्होंने एक अच्छी पारी खेली है और स्मृति ने 87 रन बनाए हैं। वहीं जिसमें कि मंधाना ने 22 बार शतक लगाया है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो खबर आ रही है खेल जगत की तरफ से वो है जडेजा, जो हमारा नागपुर टेस्ट चल रहा है उसमें जडेजा शीर्ष स्पिन ऑलराउंडर की दौड़ में है और वर्ण कुंबले अश्विन से आगे निकले। जो जडेजा है वो वर्ण और कुंबले और अश्विन से आगे निकल गए हैं। वहीं जिसमें कि 2500 रन और 250 विकेट लेने वाले रविंद्र का है बल्लेबाजी और गेंदबाजी में सबसे अच्छा औसत रहा है। 62वें टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने 250 विकेट के आंकड़े को छुआ है। अंतिम 5 में से 3 टेस्ट में रहे मैन ऑफ द मैच। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खेल जगत की तरफ से खबर है वो है बार्सिलोना ने कैंडीज को 2-0 से हराकर
ला लीग में दूसरे स्थान पर मौजूद रियल मैड्रिड पर अपनी बढ़त और मजबूत कर दी है। तो एक तरह से जो कि लेवांडोस्की के 15वें गोल के साथ बार्सिलोना की 19वीं जीत हम जिसे कह सकते हैं, और 17वां मैच रहा इस सीज़न में बार्सिलोना के लिए। अब टीम पर भी एक भी गोल नहीं हुआ, और वहीं 59 अंक हो गए हैं बार्सिलोना के 22 मैचों में, और टीम शीर्ष पर कायम है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो खबर है वो है कारोबार जगत की तरफ से। तो जैसे कि कारोबार जगत में हमारी जो सबसे पहली खबर है वो है जो पुरानी पेंशन योजना है तो को लागू करने को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार की राज्यों को दो टूक एक तरह से बात कही गई है। तो दो टूक कही है जिसमें कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बार फिर स्पष्ट कहा है कि नई पेंशन जो योजना है एनपीएस के तहत जमा राशि राज्यों को वापस नहीं मिलेगी। यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो हमारे केंद्र सरकार के पास जो राज्यों का पैसा है उसके तहत जो जमा राशि है वो राज्यों को नहीं मिलेगी। वहीं इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव विवेक जोशी ने कहा, अगर किसी राज्य को यह उम्मीद है कि एनपीएस में जमा पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा तो मौजूदा नियमों के तहत यह संभव नहीं है। और इसी तरह से ओपीएस में अभी तक आपको बता दूं, ओपीएस अभी तक 5 राज्यों में लागू है। वहीं ओपीएस से लाभ है या नहीं देखने वाली बात है, ये बात वित्त सचिव ने कही है। राज्य सरकारें सिर्फ अपनी देनदारियों में से भाग रही हैं। यह बहुत अच्छी रवायत नहीं है कि कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को अपनाया है और अन्य राज्य भी इसकी मांग कर रहे हैं। और एक तरह से महंगाई पर काबू पाने को सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें कि 6.52% पर पहुंच गई है खुदरा महंगाई जनवरी माह में। और जिसके बाद से हमारी जो नेक्स्ट कारोबार जगत की हेडलाइन है वो है बैंकिंग प्रणाली को साइबर धोखाधड़ी से बचाएं बैंक वित्तीय संस्थान। आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें कि आरबीआई ने कहा है कि बैंकिंग प्रणाली को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक तरह से कहा गया है। निरंतर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से साइबर धोखाधड़ी निरंतर बढ़ती जा रही है। साइबर धोखाधड़ी से मैं आपको बता दूं, साइबर धोखाधड़ी एक तरह से इंटरनेट पर एक तरह से धोखाधड़ी को कहते हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। तो इसी से बचने के लिए आरबीआई ने बैंकों को कहा है या इसके ऊपर ठोस कदम उठाने के लिए बैंकों को आरबीआई ने कहा है। वहीं इसके बाद जो हमारी देश विदेश की खबर है उसकी तरफ हम आते हैं। देश विदेश की खबर में जो कि सबसे पहली जो खबर आ रही है वो है जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है या कोई भी स्नैपडील वगैरह जैसी कंपनियां हैं, तो उनके जो डिलीवरी बॉय होते हैं जो कि वस्तुएं पहुंचाने का व्यक्ति के घर काम करते हैं, तो एक तरह से एक डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई है जिसमें कि वो आईफोन लेकर आया था। तो जिस व्यक्ति ने वो आईफोन मंगाया था तो उसी व्यक्ति ने उस डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी है। दोनों में आईफोन को लेकर एक तरह से कुछ झगड़ा हुआ और झगड़े के बीच इस तरह की घटना सामने आई है। ये कर्नाटक की घटना है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है वो है रुड़की में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है जिसमें कि 2 नाबालिग समेत 4 लोग जिंदा जल गए हैं। और वहीं इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी देश विदेश की खबर की तरफ से आ रही है वो है उद्धव को झटका, शिंदे गुट को मिला विधानसभा में शिवसेना का दफ्तर। एक तरह से चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव, तत्काल सुनवाई से इनकार। तो इसमें जिसमें कि
हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके लग रहे हैं। चुनाव आयोग से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद सोमवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। वहीं शिंदे गुट ने विधान भवन में आधिकारिक पार्टी कार्यालय भी ले लिया है और याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग उसके बहुमत पर विचार करने में रहा नाकाम। उद्धव ठाकरे की तरफ से जो याचिका डाली गई थी उसमें जो दलील दी गई है वो है कि चुनाव आयोग है उसके बहुमत पर विचार करने में नाकाम रहा है। तो इसी तरह की बात कही गई है। वहीं इसके बाद उद्धव बोले सब कुछ छीन लो, ठाकरे नाम जैसे कैसे छीन पाओगे। तो यह टिप्पणी उद्धव ठाकरे ने की है। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्होंने तुर्की को जो भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेजी थी तो उसके बारे में कहा है कि देश कोई भी हो निस्वार्थ भाव से मदद करता है भारत। वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को 6 फरवरी को आए भूकंप से बुरी तरह प्रभावित तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत बचाव कार्यों के लिए भारतीय सहायता और आपदा राहत दलों के सदस्यों से मुलाकात भी की और सराहना भी की। उन्होंने कहा कि हम सभी ने यह तस्वीर भी देखी जहां एक माँ माथे पर चूमकर आशीर्वाद दे रही है। 2001 में गुजरात में भूकंप आया था और तो वॉलंटियर के तौर पर काम किया था और लोगों को बचाने में आने वाली दिक्कतों को देखा था। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो देश विदेश की खबर आ रही है वो है सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के दोषियों का पूरा विवरण मांगा है और ये गुजरात की एक तरह से सरकार के सभी दोषियों को फांसी देने की एक तरह से अपील भी की है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में दोषियों की जमानत याचिकाओं का निपटारा करने के लिए उनकी उम्र जेल में बिताए समेत अन्य विवरण मांगा है। वहीं गुजरात सरकार ने इन लोगों को राहत का विरोध करते हुए इन्हें फांसी की सज़ा सुनाने की अपील की है। तो वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हेडलाइन आ रही है वो है देश विदेश की तरफ से जलवायु परिवर्तन से विश्व में 50 राज्यों में मानव निर्मित ढांचे को सर्वाधिक जोखिम, उनमें यूपी समेत 9 भारतीय, जिसमें कि कह सकते हैं दुनिया के 2600 राज्यों को शामिल कर साल 2050 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से विश्व में 50 राज्यों में मानव निर्मित ढांचे को सर्वाधिक जोखिम हुआ है, जिसमें कि यूपी समेत 9 भारतीय राज्य भी शामिल हैं। तो जिनमें कि 9 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड। यह उनकी रैंक भी आई है। जोखिम वाले टॉप 100 में से भारत के 14 राज्य हैं ये। और रिपोर्ट में मानव गतिविधियों और घरों से लेकर इमारतों तक यानी मानव निर्मित पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन व मौसम के चरम हालात से नुकसान के पूर्वानुमान का प्रयास हुआ है। इसी आधार पर रैंकिंग यह दी गई है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हमेशा की तरह हेडलाइन आती है एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि हमेशा की तरह हम आपके सामने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विपक्षी एकता की राह, जो कि फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस की हमारी हेडलाइन है। तो विपक्षी एकता की राह एक तरह से नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने कांग्रेस और सभी दलों को एकजुट होने के लिए जो कहा है और भाजपा के खिलाफ एक तरह से जो चुनाव लड़ने का अभियान उन्होंने एक तरह से हम 2000 जानते ही हैं, जैसे कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं। तो यह निश्चित ही यह दर्शाता है कि सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इसमें निरंतर चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, जिसमें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के विपक्षी एकता को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने अपेक्षित प्रतिक्रिया ही दी है। लेकिन यह कितनी मुश्किल है, जिसका कुछ अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू छोड़कर एक बार फिर अलग राह पकड़ ली है।
सीपीआई के राष्ट्रीय सम्मेलन में नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि सब एकजुट हुए तो भाजपा 100 सीटों से नीचे चली जाएगी। यह जनता दल के नेता की बेताबी को ही दिखा रहा है। वहीं कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि 26 फरवरी से रायपुर में शुरू हो रहे पार्टी के पूर्ण अधिवेशन में विपक्षी सब एकजुट हो गए हैं तो भाजपा उसमें। वहीं कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि 26 फरवरी से रायपुर में शुरू हो रहे पार्टी के पूर्ण अधिवेशन में विपक्षी एकता को लेकर वह कोई कार्यक्रम लेकर सामने आ सकती है। दरअसल अगले आम चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की हलचल को समझा जा सकता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की अगुवाई में एनडीए ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसके कारण अनेक क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। 2019 के आम चुनाव में भाजपा को 37.36% वोट और 303 सीटें मिली थी। लिहाजा विपक्षी एकता की सारी कवायद के पीछे एक मजबूत तर्क यही होता है कि यदि विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन राजनीति सिर्फ अंकगणित से नहीं चलती। विपक्षी एकता में सबसे बड़ी बाधा उनकी केमिस्ट्री है। कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है, जिसे पिछले आम चुनाव में 19.49% वोट मिले थे, लेकिन अनेक क्षेत्रीय दलों का उसके साथ तालमेल नहीं है या खुद कांग्रेस उनसे दूरी बनाए रखना चाहती है। कुछ दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की रैली में यह नज़ारा दिखा था, जहां कांग्रेस को नहीं बुलाया गया था। इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री क्रमशः अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए थे। तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस को लेकर सहज नहीं है। दिलचस्प है कि त्रिपुरा में कांग्रेस और माकपा एक साथ हैं तो केरल में प्रतिद्वंदी हैं। जाहिर है विपक्षी एकता की कोई भी कवायद अंतर विरोधियों और महत्वाकांक्षों को दूर करने के साथ ही ठोस वैकल्पिक कार्यक्रम और नीतियों को सामने रखे बिना व्यवहारिक नहीं हो सकती है। वहीं इसके बाद जो हमारी एक तरह से दूसरी हेडलाइन जो साथ आ रही है वो है कि तस्लीमा नसरीन, जो कि एक चर्चित लेखिका भी हैं और अमर उजाला में निरंतर अपने लेख प्रकाशित करती रहती हैं, तो उन्होंने एक लेख लिखा है मेरे साथ जो हुआ, जिसकी हेडलाइन है मेरे साथ जो हुआ। तो उन्होंने टिप्पणी करते हुए इस लेख के शुरू में कहा है कि मनुष्य पर भरोसा कर हर बार वे ठगी गई हैं, लेकिन इस बार जो ठगी उनके साथ हुई है वह मर्मांतक है, क्योंकि मेरे शरीर मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। मेरे साथ हुए हादसे पर जिहादी सोशल मीडिया पर खुशी से नाच रहे हैं। तो एक तरह से एक नया विषय उन्होंने इसमें रखने का प्रयास किया है, जिसमें कि तस्लीमा नसरीन अपने बारे में इसमें बताते हुए कह रही हैं कि उनके एक तरह से घुटने में एक तरह से दर्द था और घुटने में दर्द होने के कारण उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर से इसकी जांच कराई और डॉक्टर से जांच कराने के बाद डॉक्टर ने उन्हें ना तो चलवा कर देखा, ना ही उनसे ये पूछा कि घुटने के अलावा कहीं और दर्द है या नहीं। उनसे ही सीधा एक्सरे के लिए कह दिया, और जब एक्सरे के लिए उनसे कह दिया और सीटी स्कैन के लिए उनसे कह दिया, तो उसके बाद एक्सरे कराने के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपका जो घुटना है उसमें दो ही आपके पास ऑप्शन है, या तो आप घुटने का जोड़ आप जुड़वा लें, एक तरह से यह प्रक्रिया है, और दूसरी प्रक्रिया है कि आप या तो घुटने को रिप्लेस करा दें। यानी कि दो तरह के ऑप्शन डॉक्टर ने उनके सामने रखे कि या तो घुटने का एक तरह से वे जोड़ सकते हैं, या फिर घुटने को रिप्लेस कर सकते हैं, घुटने को कुल्ले से एक तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब दोनों बात डॉक्टर ने उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा कि मुझे जोड़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा विकल्प लग रहा है, तो मैं जोड़ की तरफ ज़्यादा
आश्वस्त हूँ। तो जब उन्होंने यह बात कही तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम जोड़ ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। आप ऐसा करिए, आप घुटने का रिप्लेसमेंट करा दीजिए, यानी कि जो कुल्ले की हड्डी है, उस कुल्ले का जो जोड़ की हड्डी है उसे आप घुटनों में रिप्लेस करा दीजिए, यानी कि बदलवा दीजिए। तो उसके बाद जब यह बात डॉक्टर के साथ उनकी हुई तो उन्होंने इसमें कहा कि मैं एक दो डॉक्टर से सलाह लेना चाहती हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो डॉक्टर ने कहा कि आप सलाह ले लीजिए, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि कल ऑपरेशन के लिए मैं नहीं आऊँगा और परसों जो है परसों तक रोके रखने में एक तरह से नुकसान होने का खतरा है। तो इस तरह की बात जब डॉक्टर ने कही तो डॉक्टर के कहने पर उन्होंने फिर इस तरह से एक बंगाली डॉक्टर से भी सलाह ली। बंगाली डॉक्टर ने भी उन्हें एक तरह से घुटने का जो जोड़ है उसे बदलने के लिए ही एक तरह से उन्हें यह बात उनके आगे रखी कि आप जो घुटने का जोड़ है उसे ही बदलने के लिए उन्होंने कहा। तो उसके बाद उन्होंने डॉक्टर की बात सुनकर एक तरह से रिप्लेसमेंट करा लिया। और जब रिप्लेसमेंट हो गया तो बाद में जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि आपका जो जोड़ है, घुटने का जोड़ है, उसमें ज़रा सा ही फ्रैक्चर है। तो जब यह रिपोर्ट उनके सामने आई तो वे डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के पास उन्होंने जाकर कहा कि जब मेरे घुटने में ज़रा सा जोड़ था तो आपने पूरा का पूरा घुटना ही क्यों बदल दिया। तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट में कोई गलती हो गई होगी। तो इस तरह से यह लेख जो लिखा गया है लेखिका के द्वारा, उन्होंने यह लेख लिखते हुए कहा है कि जो बड़े अस्पताल हैं तो बड़े अस्पताल क्या करते हैं, तो वे पैसे बनाने के एक तरह से चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करने की एक तरह से बात सामने रखते हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन जब होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अस्पतालों को मिलता है। तो उन्हें टारगेट दिए जाते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। इसी तरह की घटना को उन्होंने इस लेख में लिखा है कि बड़े बड़े अस्पताल किस तरह से एक तरह से जो उनके साथ घटना हुई है, खिलवाड़ जो उनके साथ हुआ है, तो उसी को उन्होंने ध्यान में रखते हुए बड़े अस्पतालों की जो खामियां हैं उसको उजागर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि उन्होंने लेख में लिखते हुए कहा है कि मेरी माँ और दोनों भैया की 60 वर्ष के आसपास किसी न किसी वजह से मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु पर दुखी होते हुए भी मेरे मन में कहीं ना कहीं यह एहसास था कि मैं उनसे ज़्यादा दिनों तक इस पृथ्वी पर रहूँगी। इस आत्मविश्वास की वजह यह रही कि अपने स्वास्थ्य के बारे में मैं हमेशा से ही सजग हूँ। मैं नियमित स्वास्थ्य जांच कराती हूँ, साइकिल चलाती हूँ, तेज़ गति से टहलती हूँ और ट्रेडमिल पर चलती हूँ। पिछले 1 साल के दौरान वज़न घटाकर मैं एकदम फिट और रोगमुक्त हो गई हूँ। लेकिन लगभग 1 महीने पहले 13 जनवरी को घुटने में चोट लगने पर अस्पताल में मैं यह जानने के लिए गई कि मेरे घुटने के जोड़ में कुछ हुआ तो नहीं। अगले ही दिन दोपहर को मेरे कोले के जोड़ और जांघ की हड्डी को काटकर अलग कर दिया गया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही दुर्घटना घट चुकी थी। यह दुर्घटना देश की राजधानी के एक अत्याधुनिक निजी अस्पताल में घटी। उस अस्पताल की इमरजेंसी में जिस वरिष्ठ डॉक्टर से मैंने संपर्क किया था वह कुल्ला और घुटना बदलने के विशेषज्ञ थे। उस डॉक्टर से जब मैंने अपने घुटने के दर्द के बारे में बताया तो उन्होंने किसी तरह की कोई जांच नहीं की। ने मुझसे यह पूछा कि घुटने के अलावा शरीर में कहीं और भी दर्द है या नहीं। उन्होंने मुझसे पैर हिलाने डुलाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने मुझे सीधे खड़े होने या कुछ कदम चलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने मुझे एक्सरे और फिर सीटी स्कैन करने के लिए भेजा।
फिर उन्होंने कहा कि मेरा नेक फीमर फ्रैक्चर हुआ है। इसमें चिकित्सा के 2 विकल्प हैं, जोड़ना यानी फिक्सेशन और बदलना यानी रिप्लेसमेंट। मैं स्वाभाविक ही जोड़ने के विकल्प पर राजी थी। डॉक्टर ने कहा कि चूंकि मेरा वजन कम है, ऐसे में जोड़ने का विकल्प ही बेहतर होगा। पर अगले दिन उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से मुझे कहा कि वह फिक्सेशन नहीं बल्कि हिप रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी कूल्हा बदलेंगे। मैंने कहा मैं दूसरे डॉक्टरों की राय लूँगी। उनका कहना था कि उन्होंने इस बारे में राय ली है और सबने कूल्हा बदलने की राय दी है। मैंने कहा कि मैं आज नहीं करवाऊंगी। इस पर थोड़ा नाराज हुए डॉक्टर ने कहा कि कल वह नहीं आएंगे और परसों तक रोके रखने से नुकसान हो जाएगा। तब मैंने उसी अस्पताल के एक परिचित बंगाली डॉक्टर को फ़ोन किया और पर हिप रिप्लेसमेंट की महिमा का बखान करते हुए उन्होंने मुझे डॉक्टर पर आंख मूंदकर भरोसा करने की सलाह दी। उनका यह भी कहना था कि हिप रिप्लेसमेंट इतना कारगर है कि अगले दिन मैं अस्पताल से पैदल चलकर घर जा सकूंगी। पूर्व परिचित डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए जल्दी करने के लिए कहा क्योंकि ऑपरेशन थिएटर तैयार था। कूल्हा बदले जाने के 3 दिन बाद मैं और अच्छी तरह समझ पाई कि यह विकल्प मेरे लिए तो कतई नहीं था। जो लोग जोड़ का भीषण दर्द झेलते हैं और किसी भी दवा से दर्द कम नहीं होता, जिनके जोड़ जम गए हों, जिनकी जोड़ में कैंसर या ट्यूमर हुआ हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गठिया से ग्रस्त, जो बुजुर्ग चलने फिरने की क्षमता को खो चुके हों, उन्हें कूल्हा बदलने का विकल्प दिया जाता है ताकि जितने भी दिन की उनकी आयु बची हो वे थोड़ा बहुत चल फिर सकें। ऑपरेशन के 5 दिन बाद एक्सरे की एक प्लेट देखकर मैं चौंक गई। उसकी रिपोर्ट में लिखा था कि जोड़ में पुराना कोई फ्रैक्चर था जिसे जोड़ दिया गया है, नया कोई फ्रैक्चर नहीं है। इस पर मैंने डॉक्टर को बुलाकर जब कहा कि रिपोर्ट में तो कोई नया फ्रैक्चर बताया ही नहीं गया था, फिर आपने कूल्हा बदलने का फैसला कर लिया। इस पर वह अस्पताल के निदेशक को ले आए और सफाई देते हुए कहा कि उस रिपोर्ट में तकनीकी त्रुटि है। सीनियर रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में तकनीकी त्रुटि का बहाना विश्वसनीय नहीं था। अगले दिन मैंने यह कहकर ज़बरदस्ती डिस्चार्ज लिया कि इस अस्पताल पर मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन घर लौटकर डिस्चार्ज रिपोर्ट देखकर मैं स्तब्ध रह गई। उसमें घुटने के दर्द की बात न लिखकर यह झूठ लिखा हुआ था कि कूल्हे के जोड़ में असहनीय दर्द की शिकायत के साथ मैं अस्पताल आई थी। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि डॉक्टर ने मुझे इलाज का विकल्प दिया था, लेकिन मैं हिप रिप्लेसमेंट पर ही अड़ी रही। जो डॉक्टर ऐसी झूठी कहानी कर सकते हैं, उनके लिए इस डिजिटल युग में फर्जी एक्सरे रिपोर्ट और सीटी स्कैन तैयार करने में भला क्या मुश्किल हो सकती है। मनुष्य पर भरोसा कर हर बार ही मैं ठगी गई हूँ, लेकिन इस बार मेरे साथ ठगी हुई तो मर्मांतक है, क्योंकि मेरे शरीर मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। मान लें अगर सचमुच फ्रैक्चर हुआ था तो उसका इलाज सीधा कूल्हा बदलना तो नहीं था। यदि इलाज से कोई सुधार नहीं होता और अंत में कूल्हा बदलने का फैसला लिया जाता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। यदि किसी भीषण सड़क दुर्घटना में कूल्हे की हड्डी चूर-चूर हो जाती तो मैं समझती कि मेरा सही इलाज हो रहा है, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। मैंने सुना है कि नामचीन निजी अस्पतालों में ऑपरेशन के लक्ष्य निश्चित कर दिए जाते हैं। ऐसे अस्पतालों के मालिक सर्जन को बता देते हैं कि इतने ऑपरेशन का लक्ष्य पूरा होना चाहिए। मेरे बारे में शायद यह छवि भी बनी कि यह विदेशी है, अपने देश में लौटकर मर भी गई तो कुछ नहीं होगा। जहाँ तक मेरा मानना है, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर निश्चित तौर पर यह नहीं जानते रहे होंगे कि मैं एक लेखिका हूँ और खुद डॉक्टर रह चुकी हूँ। उन्होंने मुझे आत्मीय जनों से वंचित एक विदेशी मुस्लिम मरीज समझ लिया होगा। पिछले 30 साल से जिहादी मेरी हत्या की कोशिश में नाकाम हुए हैं, लेकिन उस दिन कुछ ही घंटे में एक कॉरपोरेट अस्पताल ने जिहादियों की मंशा पूरी कर दी। सोशल मीडिया पर जिहादी अब खुशी से नाच रहे हैं। वे इस डॉक्टर और सब अस्पताल के प्रति गदगद हैं जिन्होंने उनकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी है। उन जिहादियों का कहना है कि मैं पंगु हो गई हूँ। उनके मुताबिक अल्लाह ने ही मुझे नास्तिक होने की सज़ा दी है। बेशक मैं नास्तिक हूँ, परलोक के बजाय यह इलोक ही मेरे लिए सब कुछ है तथा इस जीवन को और अर्थपूर्ण बनाने के लिए मैं अब एक पैर पर खड़ी हूँ। वहीं इस एडिटोरियल एनालिसिस के माध्यम से निश्चित ही हम कह सकते हैं कि लेखिका ने अस्पतालों की एक तरह से जो मनमानी है और उनकी जो
कार्यशैली है उसमें जो त्रुटि है उसको उजागर किया है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो अंतिम कहानी हम आपके सामने निरंतर रखते हैं, जिसका शीर्षक है सब में भगवान को देखो। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में ये कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस निश्चल हृदय के साधक संत थे। वह सभी संप्रदायों के अवतारों और देवी देवताओं को एक ही भगवान का रूप मानते थे। वह कहा करते थे कि सभी में भगवान भागवत ज्योति विद्यमान रहती है। एक दिन वह कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में बैठे हुए थे। किसी व्यक्ति ने दरिद्र से दिखने वाले एक युवक को पास आते देखकर झिड़क दिया। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को प्रणाम किया और झिड़कने वाले से बोले, अरे किसी के प्रति अपशब्द कहना अधर्म है। इस भोले, निश्चल और दरिद्र व्यक्ति के हृदय में मेरे इष्ट देव साक्षात विद्यमान हैं। एक व्यक्ति स्वामी जी के सत्संग के लिए आया। उसने पूछा, बाबा मैं अनेक वर्षों से पूजा उपासना करता आ रहा हूँ, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्या गृहस्थी छोड़ पूरी तरह साधु बनकर उपासना करने से ही मुझे भगवान मिलेंगे? स्वामी जी ने कहा, कलयुग में लोगों के लिए भक्ति और प्रेम का पथ ही सुगम है। गृहस्थी में रहते हुए भी शुद्ध अंतकरण के लिए जहाँ भगवान नाम का जाप करना चाहिए, वहीं प्रतिदिन अपने हाथों से अपंग, बीमार और दरिद्र की सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक प्राणी में भगवान के दर्शन करने का अभ्यास करो, फिर तुम अनंत सुख की अनुभूति करने लगोगे। जिज्ञासु की समस्या का समाधान हो गया और एक तरह से यह कहानी निश्चित ही आपके लिए एक नई सीख प्रदान करेगी। वहीं इसके बाद हम हमेशा की तरह आपसे आशा करते हैं कि ये जो एडिटोरियल एनालिसिस और अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस हमने आपके सामने रखी है कि निश्चित ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए या चाहे उसमें एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हों, उनके लिए यह अति लाभदायक सिद्ध होगी, अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें कि एक पुरानी अखबार की एक तरह से पुराने पन्नों से एक खबर है, जिसमें कि राय सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। राय सिंह ने राज्यपाल से सुरक्षा की गुहार। एक तरह से इसमें 4 जून 1995 का यह अखबार है। तो यह अखबार की एक कटिंग इसमें दिखाई गई है। और सचिव समाज कल्याण एवं वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी राय सिंह ने कल राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मुलाकात कर अपने लिए संरक्षण की मांग की है और जान से मारने की धमकी मिली है। तो यह 4 जून 1995 की घटना एक तरह से अमर उजाला में पुराने पन्नों से एक तरह से प्रकाशित की गई है। तो इसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूं और अंत में आपसे आशा करता हूं कि आप निरंतर हमारे साथ कटिंग चाय में बने रहेंगे और अमर उजाला न्यूज़पेपर की आने वाली निरंतर खबरों का लाभ उठाते रहेंगे। धन्यवाद।